हेलो एवरीवन, मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने शैक्षिक और ज्ञानवर्धक चैनल ज्ञान के मोती में। डियर व्यूवर्स, आज हम करेंगे कक्षा 8 से इतिहास की किताब से पाठ 3 का अध्ययन कार्य, जिसका की शीर्षक है भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। डियर व्यूवर्स, जिस समय अंग्रेज भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उसी समय दक्षिण भारत के मैसूर, हैदराबाद तथा मराठा राज्य के शासक आपसी युद्ध में व्यस्त थे। देश के शासक प्रायः अपनी सीमा के विस्तार या उत्तराधिकार के लिए संघर्षरत थे। जो राजा या शासक अपने को कमजोर समझते थे, वे अंग्रेजों की शरण में चले जाते। जो शासक अंग्रेजों से मदद मांगने के लिए जाते, उन्हें अंग्रेज सैनिक मदद देते। अंग्रेज बदले में उस व्यक्ति से जीते हुए राज्य का कुछ भाग व अन्य रियायतें ले लेते थे। भारतीय शासक अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन गए थे। अंग्रेज लगभग 90 वर्षों में 1764 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक भारत के अधिकांश हिस्से पर राज्य करने लगे। अब सोचिए और बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत व्यापार करने आई थी, कैसे इतने बड़े देश पर अपना राज्य व अधिकार बढ़ा सकी, ये आप सोचिए और बताइए। अंग्रेजों ने विभिन्न नीतियों के अंतर्गत, जैसे वेलेजली की सहायक संधि नीति, डलहौजी की विलय नीति, कुशासन का आरोप लगाकर राज्य हड़पना, युद्ध में पराजित करके शासकों से लाखों रुपए वार्षिक लेना व फूट डालो और राज करो जैसी कूटनीतियों के जरिए भारत के राज्यों को कंपनी राज्य में मिलाया। मैसूर विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात से ही मैसूर राज्य ने अपनी स्वाधीनता को बनाए रखा था। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हैदर अली ने मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में कार्य किया। शीघ्र ही वह अपनी कुशाग्र बुद्धि द्वारा सेना में उच्च पद तक पहुंच गया। 1761 ईस्वी में उसने मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। उसने बिदनूर, सुदा, सेदा, कन्नड़ और मालाबार के इलाकों को जीत लिया। मालाबार की जीत से हैदर अली की सत्ता का समुद्र तट तक विस्तार हो गया। इससे जो है अंग्रेजों का आशंकित होना स्वाभाविक था। दोनों के बीच संघर्ष अवश्यंभावी था। अतः 1767 से 1799 ईस्वी के मध्य मैसूर एवं अंग्रेजों में निम्नलिखित 4 युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी। हैदर अली को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने हैदर अली के विरुद्ध निजाम, मराठों और कर्नाटक के नवाब का एक सम्मिलित मोर्चा बनाया। किंतु हैदर अली विचलित नहीं हुआ। उसने मराठों को धन देकर तथा निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। इसके पश्चात उसने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। 1.5 वर्ष तक युद्ध होता रहा। हैदर अली ने मद्रास यानी चेन्नई को घेर लिया। 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हैदर अली तथा अंग्रेजों के मध्य संधि हो गई। इस संधि के द्वारा जीते हुए प्रदेशों को एक दूसरे को लौटा दिया गया तथा विपत्ति में एक दूसरे की सहायता करने का वचन भी दिया गया। चलिए अब चर्चा करते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी। 1771 ईस्वी में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया, परंतु 1769 ईस्वी में हैदर अली एवं अंग्रेजों के मध्य हुई संधि के अनुसार अंग्रेजों ने हैदर अली की सहायता नहीं की। इससे हैदर अली ने निजाम तथा मराठों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल वैली के अधीन अंग्रेजी सेना को पराजित कर अर्काट जीत लिया। इसी बीच अंग्रेजों ने निजाम तथा मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया। हैदर अली ने इस स्थिति का सामना किया, परंतु नवंबर 1781 ईस्वी में वह पराजित हुआ। 1782 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया। 6 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने राज्य का उत्तरदायित्व संभाला। टीपू ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा। अंत में दोनों पक्षों में मार्च 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि हुई और दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रांत लौटा दिए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी।
अंग्रेजों का मैसूर के विरुद्ध तीसरा टकराव 1790 ईस्वी में हुआ। टीपू कोचीन रियासत को अपने अधीन मानता था। त्रावणकोर के महाराजा ने डचों से कोचीन रियासत में स्थित जयकोटे तथा क्रगानूर मोल लेने का प्रयत्न किया था, जिसके कारण टीपू ने आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने त्रावणकोर के राजा के पक्ष में टीपू पर आक्रमण किया। अंग्रेजी सेना वेल्लोर तथा अंबूर से होती हुई बंगलौर तक पहुंच गई, जिसे उसने मार्च 1791 में जीत लिया। अंग्रेजी सेना श्रीरंगपट्टम तक पहुंच गई। अंग्रेजों ने कोयम्बटूर भी जीत लिया, परंतु शीघ्र ही वे पुनः उसे हाथ से खो बैठे। मराठा तथा निजाम की सहायता से उन्होंने पुनः श्रीरंगपट्टम की ओर चढ़ाई की। टीपू ने इसका कड़ा विरोध किया। जब टीपू ने देखा कि युद्ध जारी रखना असंभव है, तो उसने 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टम की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार उसे अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। इसके अंतर्गत अंग्रेजों को बारामहल, डिंडीगुल तथा मालाबार मिला। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में भी देना पड़ा। युद्ध के इस दौरान में टीपू को बहुत क्षति हुई। वह अपने राज्य को पूर्णतया समाप्त होने से बहुत कठिनाई से ही बचा पाया। आइए चर्चा करते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। 1798 ईस्वी में भारत में लॉर्ड वेलेस्ली आया, जो एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। लॉर्ड वेलेस्ली ने देशी राजाओं को अपने अधीन करने की योजना बनाई। उनकी यह योजना सहायक संधि कही जाती है। सहायक संधि क्या है, आइए जानते हैं। सहायक संधि के अंतर्गत देशी राजाओं पर यह दबाव डाला गया कि वे अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाएं और उसके बदले में अंग्रेजी राज्य उनकी आंतरिक सुरक्षा एवं बाह्य शक्तियों से रक्षा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगा। इस संधि को स्वीकार करने वाले शासकों को कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करना था। इन शासकों को अपने खर्चों पर अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी। खर्च वहन न कर पाने की स्थिति में अपने राज्य का कुछ भाग कंपनी को देना पड़ता था। कंपनी की अनुमति के बिना उन्हें किसी से भी युद्ध अथवा संधि करने का अधिकार नहीं था। उन्हें अपनी राजधानी में कंपनी सरकार का रेजिडेंट रखना पड़ता था, जो राज्य पर निगरानी रखता था। इस नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने मैसूर, तंजौर, सूरत, कर्नाटक तथा हैदराबाद पर कब्जा किया। वेलेस्ली ने यह निश्चित किया कि या तो टीपू का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए अथवा उसे अपने अधीन बना लिया जाए। इसके लिए उसने टीपू सुल्तान पर यह दोष लगाया कि वह निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है और विभिन्न देशों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध व्यवहार कर रहा है। ये सभी आरोप उसके उद्देश्य पूर्ति के लिए पर्याप्त थे। अप्रैल 1799 ईस्वी में उसने टीपू के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया। मई 1799 ईस्वी को अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम का दुर्ग जीत लिया। टीपू बहादुरी के साथ लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। मैसूर पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया। दक्षिण भारत के इतिहास में टीपू का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। उसने अपनी वीरता, साहस तथा आत्माभिमान को कभी नहीं छोड़ा और वेलेस्ली की सहायक संधि का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। उसकी एक प्रिय उक्ति थी, एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। इसी उक्ति का पालन करते हुए वह श्रीरंगपट्टम के द्वार पर लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। मराठों से संघर्ष। मुगल साम्राज्य की पतनावस्था में मुगलों की केंद्रीय सत्ता निर्बल तथा प्रभावहीन हो चली थी। उधर मराठा संघ, जिसमें नागपुर के भोंसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर तथा ग्वालियर के सिंधिया मुख्य सरदार थे तथा जिनका मुख्य पेशवा होता था, उन्होंने क्या किया, उत्तर भारत की ओर अपना प्रभाव विस्तृत कर लिया था। परंतु अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने, जो भारत पर अधिकार करना चाहता था, मराठा संघ की सेनाओं को सन 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित किया, जिससे मराठा शक्ति बहुत क्षीण हो गई थी। मराठों के प्रमुख नेताओं का ध्यान अब पूना यानी पुणे पर केंद्रित होने लगा और पेशवा यानी प्रधानमंत्री पद पाने के लिए उनमें आपसी होड़ होने लगी। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि अंग्रेजों को मराठा सरदारों के आपसी कलह का लाभ उठाने का अवसर मिल गया। सन 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उसका चाचा रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था।
परंतु उसने पद की लालसा में अपने भाई के बेटे नारायण राव का वध करवा उसके इस कार्य से मराठा नाराज हो गए और नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा की गद्दी पर बैठा दिया। उसकी सुरक्षा और शासन संचालन के लिए नाना फडणवीस की देखरेख में एक संरक्षण परिषद का गठन किया। रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में चला गया और उसने अंग्रेजों से सहायता मांगी। वे इसके लिए ही तैयार बैठे थे। अंग्रेजों और मराठों के बीच प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी हुआ, जो 7 वर्षों तक चलता रहा। किंतु नाना फडणवीस के कुशल नेतृत्व तथा मराठों की सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेजों को अधिक सफलता न मिल सकी। अंत में सालबाई नामक स्थान पर सन 1782 ईस्वी में दोनों पक्षों के बीच संधि हो गई। इसके अनुसार नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। सन 1800 ईस्वी में फडणवीस की मृत्यु हो गई और मराठों पर आपसी संघर्ष के बादल मंडराने लगे। मराठों ने वेलेजली की सहायक संधि से अपने को दूर रखा था, किंतु नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद सिंधिया, होलकर और पेशवा बाजीराव द्वितीय में प्रमुख शक्ति बनने के लिए आपस में संघर्ष प्रारंभ हो गया। होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा सिंधिया की सेनाओं को पराजित कर दिया और पूना पर अधिकार कर लिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भागकर अंग्रेजों की शरण ली। अंग्रेजों ने सहर्ष पेशवा की सहायता करना स्वीकार किया। सहायता देने के पूर्व अंग्रेजों ने उसे सहायक संधि स्वीकार करने को बाध्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप पेशवा का एकाधिकार समाप्त हो गया। परंतु भोंसले तथा सिंधिया को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने लॉर्ड वेलेजली के विरुद्ध द्वितीय मराठा युद्ध 1803 ईस्वी की घोषणा कर दी, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों ने उन्हें अपमानजनक संधियां करने के लिए विवश कर दिया। सिंधिया को अंग्रेजों के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि तथा भोसले को अंग्रेजों के साथ देव गांव की संधि करनी पड़ी। संधि के तहत दोनों मराठा सरदारों को अपने राज्य का काफ़ी हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा और उन्होंने अपने अपने राज्यों में अंग्रेज रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात कंपनी ने होलकर के विरुद्ध द्वितीय मराठा युद्ध 1804 से 1805 ईस्वी छेड़ दिया। इसमें अंग्रेज सफल रहे। दोनों के बीच राजपूत घाट 1806 ईस्वी की संधि हो गई। यद्यपि मराठों की शक्ति कमजोर हो गई थी, फिर भी वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए संयुक्त मोर्चा बनाने को तैयार थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पूना स्थित अंग्रेज रेजिडेंट तथा नागपुर स्थित रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया। यह मराठों एवं अंग्रेजों के बीच का अंतिम युद्ध था, जो चतुर्थ मराठा युद्ध 1817 ईस्वी नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में मराठों की सम्मिलित सेना अंग्रेजी सेना से हार गई। सिंधिया और होलकर के अधीन राजपूताना राज्य अंग्रेजी राज्य के अधीन हो गए। जो राज्य पूर्णतः अंग्रेजी शासन के अंतर्गत नहीं थे, वे भी अप्रत्यक्ष रूप से उनके नियंत्रण में थे। बाजीराव द्वितीय का पूरा प्रदेश अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर कानपुर के निकट बिठूर में भेज दिया। डलहौजी की विलय नीति क्या थी, आइए जानते हैं। सहायक संधि नीति द्वारा जिस तरह वेलेजली ने भारत के अनेक राजाओं को अपने नियंत्रण में कर लिया था, उसी प्रकार लॉर्ड डलहौजी ने भी राज्यों को हड़पने की नीति अपनाई। इस नीति के अंतर्गत उसने यह नियम घोषित किया कि भारत के जिन जिन राजाओं को कोई पुत्र न हो, वे अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी को गोद नहीं ले सकते थे। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार प्रत्येक संतानहीन व्यक्ति को गोद लेने का अधिकार प्राप्त है, किंतु डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य के अधीन किसी संतानहीन भारतीय नरेश को या राजा को गोद लेने का अधिकार निषेध कर दिया, यानी मना कर दिया। इस नीति के अंतर्गत सतारा, नागपुर, उदयपुर, जैतपुर, बघाट, संभलपुर तथा झांसी के राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने यह भी नीति अपनाई कि भारतीय राजाओं को दी जाने वाली पेंशन तथा उपाधियों से भी वंचित कर दिया जाए। कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा तथा नाना साहब की पेंशन और उपाधियां समाप्त कर दी। जे स्टूडेंट्स, चैप्टर अधिक विस्तृत होने के कारण मैं इस चैप्टर के 2 भाग बना रही हूँ। ये प्रथम भाग है और अब मैं द्वितीय भाग में अगला अध्ययन कार्य करवाऊंगी। यहीं पर समाप्त करती हूँ ये अध्याय। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगले वीडियो में हम मिलेंगे इसी अध्याय के अगले भाग के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कीजिए, ताकि अन्य बच्चे भी इन वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकें।
खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।